हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अब तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ से मिलता रहेगा सारी क्लासेस का, ठीक है। और जो बच्चे भी बिहार की तैयारी कर रहे हैं 7th फेज़ की, तो उसकी क्लास जीके जीएस की चल रही है, तो आप लोग वहाँ से जाकर वो भी क्लास देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD क्या है। देखो, ZPD के बारे में मैंने आपको बताया था कि समस्या समाधान के दौरान क्या बताया था। ये बच्चा है, ठीक है। बच्चा यहाँ तक आया काम करता हुआ या अपना जो भी खेल कुछ भी जोड़ता हुआ और यहाँ पे आके अटक गया। अब वयस्क के द्वारा जो सहायता दी जाती है यहाँ से और लक्ष्य के बीच की जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है, ZPD कहलाती है। यानी कि समस्या समाधान के दौरान बच्चे का बीच में अटक जाना और जिसको वयस्क की सहायता से भरना और उसे लक्ष्य तक पहुँचाना, इसे हम क्या बोलते हैं, ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें ऑप्शन देख लेना है। कहता है कि बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास क्षेत्र का योगफल। देखो, ऐसा तो कुछ नहीं बोला इसने, है ना। कहता है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर, या कहता है कि बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का गुणनफल, या कहता है कि बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अनुपात। तो अब ऑप्शन को पकड़े कैसे, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बालक को किसी के सहयोग से तथा बिना सहयोग के कार्य का अंतर जो बताया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं, ठीक है। इस फिलहाल ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक। ये दिख रहा है, देखो। कहता है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर जो होता है वो ZPD कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। कहता है अंतर, आवश्यकता, भिन्नता या संबंधों को, ठीक है। देखो, बालकों के सीखने की प्रक्रिया आकलन, मूल्यांकन तथा अनुदेशन के बीच संबंधों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, संबंधों पर निर्भर करती है। क्यों? यदि दोनों के बीच सकारात्मक संबंध होंगे तो बच्चा क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया उसकी तेज़ हो जाएगी, और यदि दोनों के बीच नकारात्मक संबंध होगा तो सीखने की प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका संबंधों, यानी कि 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ये 2 ऑप्शन एक साथ आ गए हैं, 2 नहीं होंगे यहाँ पे। चिंतन अभिविश्लेषण, भाषा विकास, यहाँ पे फिलहाल कुछ और होगा, ठीक है। कहता है कि बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है, उस समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं। इन तथ्यों को संग्रहण में बालक में पैदा होता है। तो बच्चों में क्या होता होगा, चिंतन पैदा होता होगा, है ना, तभी तो सोच पाएंगे, वो चिंतन पैदा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चिंतन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कहता है कि डैश किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। क्या? देखो, अभिप्रेरणा, समस्या समाधान, कल्पना या अभिवृत्ति। देखो, अब इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। देखो, जो दिए गए ऑप्शन है आपके, इसमें जो समस्या समाधान वाला ऑप्शन है आपका, वो ही सर्वाधिक उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि समस्या समाधान में वे क्या करता है, बाधाओं को समाप्त करने का प्रयास करता है बच्चा। लेकिन आपका अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा से क्या होता है, अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा से क्या होता है, व्यक्ति स्वयं प्रेरित होता है, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं, इससे बच्चा क्या होता है, स्वयं प्रेरित होता है। कल्पना का बात खोने, कल्पना में तो आपको कोई अभाव हो, यानी कि समस्या दौरान आपका आचरण आ जाएगा, यानी कि समस्या समाधान में वे बाधाओं को क्या करता है, समाप्त करने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना, ये कल क्वेश्चन हो चुका था आपका, फिर भी इसमें आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कहता है बिना शाब्दिक
वक्तव्यों का तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, कहता है कि संवेदी प्रेरक अवस्था ये चलती है आपकी 0 से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चलती है 2 से 7 वर्ष, ये चलती है 7 से 11 वर्ष, ये चलती है 11 से 15 या 16 वर्ष तक। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कि कहता है कि वास्तविक संचार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्य को तर्क मूल्यांकन कर सकता है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखो, ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, हमने गलत बता दिया क्योंकि ऑप्शन जो हैं उल्टे नीचे हो गए। वो कह रहा है कि बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों को सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्य को पूरा कर सकता है, यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था आई। ठीक है, 0 से 2 वर्ष में चलती है। ठीक है, वो मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और आपका क्वेश्चन नंबर 15 समावेशी से क्वेश्चन है, जो आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, कहता है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है। ठीक है, कहता है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को, देखो समावेशी शिक्षा क्या होती है? समान शिक्षा, मतलब शिक्षा तो समान होगी, कक्षा भी समान होगी, लेकिन स्तर के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसमें। ठीक, ये तो हो गया क्लियर। समावेशी शिक्षा खत्म हो गई इतनी सी बात में। कहता है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने, अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। भाई अलग अलग नहीं, ठीक है, कह रहा है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण बिल्कुल सामान्य होना चाहिए, जो सबके लिए बराबर होगा, ये हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों की सीमाओं का निर्धारण करना। भाई सीमाओं का निर्धारण नहीं करना है बच्चों की, है ना, कि तुम बहुत ऊपर वाला है, तू नीचे वाला है, तू बीच का है, इस तरीके से, है ना, तू इंटेलिजेंट है, तू ब्रिलियंट है। कहता है असमर्थ बालकों को खेल, भ्रमण, व्यायाम आदि कठोर क्रियाओं से दूर रखना। भाई दूर नहीं रखना है इनसे दूर रखोगे तो बच्चा सीखे कैसे? अवलोकन पर नहीं ले जाओगे, भ्रमण पर नहीं ले जाओगे तो अवलोकन कैसे करेगा बच्चा? खेल के माध्यम से कैसे सीखेगा? यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सामान्य वातावरण, यानी कि सभी के लिए समान वातावरण होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आपका, कहता है समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? ठीक है, कहता है प्रगतिशील कक्षा कक्ष की, पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष की, व्यवहारवादी कक्षा कक्ष की, या शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। देखो शिक्षक केंद्रित तो वैसे भी नहीं चल रहा है, ना ही ये चल रहा है, ना ही पाठ्यपुस्तक चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा बालक के बच्चा सेंटर्ड में है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। तो अगर ऑप्शन काट दिए तब भी हमें आंसर मिल गया। और वैसे भी सकारात्मक शिक्षक छात्र किस में आता है? प्रगतिशील कक्षा में आपका आता है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा किसने दी है? जॉन डीवी ने दी है, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? ठीक है, कहता है कि बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिमाएं हैं। देखो केवल शब्द आ गया। कहता है बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं, हो सकता है। कहता है ये व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है, ऐसा नहीं है। ये अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है, ये भी नहीं है। यानी कि बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 18 कूट से संबंधित है हमारा। थोड़ी सी मिसप्रिंट लग रही है इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं। देखो एक ऑप्शन तीसरा वाला इसमें नहीं है, तीसरा ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन वो हमारा उत्तर है भी नहीं। ठीक है, कहता है कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवांशिक पर करता है, बिल्कुल। भौतिक वातावरण पर भी करता है, सामाजिक सांस्कृतिक भी करता है, यानी कि ए बी सी तीनों हो जाएंगे, जो हमारे चौथे में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर। और जो कि हमारा कथन और कारण से क्वेश्चन है। मैंने बताया था जब भी कथन कारण से क्वेश्चन है पहले आप दोनों को पढ़ लीजिए, क्या सही है वो गलत है। कहता है शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है। कहता है अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, ये नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है, ये भी नहीं होगा। ए और आर दोनों गलत है, ये भी नहीं, क्योंकि ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का लास्ट। कहता है कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार
करना चाहिए। ठीक है, कहता है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। ठीक है, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है। कौन सा तरीका अध्यापक को स्वयं शिक्षा छात्र पर चिंतन करने में सहायक करेगा, या कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में सहायता करेगी। ठीक है, देखो अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाना चाहिए, है ना, तरीका और चिंतन में सहायक है, एवं कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में सहायक है इत्यादि बातों पर विचार करना चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक ये सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था एवं शिक्षण को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया कितनी सफल रही। यह सफलता शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति प्रत्युचूर कार्य करती है। इस प्रकार मापन के आधार पर शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों में आवश्यकता सुधार लाने के लिए उद्देश्य से मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, तो यानी कि अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा छात्र पर चिंतन में सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।